वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 223 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। कुछ प्रश्न जीएस के भी होंगे इसमें, ठीक है, मतलब स्टैटिक जी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 223 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा इसमें करेक्ट हो सकता है। उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उपोष्ण कटिबंध पृथ्वी के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के तुरंत उत्तर तथा दक्षिण से सटकर लगे हुए क्षेत्र को कहते हैं। और यह क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के क्रमशः उत्तर तथा दक्षिण का इलाका है, ठीक है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यह क्षेत्र अमूमन दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक के अक्षांशों में पाया जाता है, ठीक है। यानी बीच से एक रेखा अगर हम खींच दें, काल्पनिक रेखा, ये अक्षांश 0 डिग्री, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, तो दोनों गोलार्धों में है। और ये तीनों के तीनों यहाँ स्टेटमेंट सही है, सी है इसका आंसर। इतना टफ करके ज़्यादातर यूपीएससी सिविल सेवा पूछती है। सॉरी, 1 2 3 किसमें, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, ठीक है। और स्टेट पीसीएस भी जो है इस तरह के प्रश्नों को रखने लगी है 2017 से। देखिए नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। तो उपोष्ण कटिबंध पृथ्वी के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के तुरंत उत्तर तथा दक्षिण से सटकर लगे हुए क्षेत्र को कहते हैं, जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के क्रमशः उत्तर तथा दक्षिण का इलाका है। यह क्षेत्र अमूमन दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक के अक्षांशों में पाया जाता है। हालांकि यह मौसम अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में या उष्ण कटिबंधीय इलाकों में भी पाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कभी कभी समाचारों में रहने वाला डेम चौक क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है, भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र है, भारत और म्यांमार के बीच विवादित क्षेत्र है, या भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र है, बताइए। डेम चौक क्षेत्र भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए डेम चौक भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र है, और डेम चौक जो है वो लद्दाख के लेह जिले में न्योमा तहसील के हिस्से के रूप में प्रशासित है, और तिब्बत और स्वायत्त क्षेत्र के हिस्से के रूप में चीन द्वारा दावा किया जाता है इस पर। यहाँ के अधिकांश जो निवासी हैं डेम चौक क्षेत्र के, वो खानाबदोश पशुपालक हैं, ठीक है। चांगपा है, चांगपा, चांगपा जो है वो खानाबदोश पशुपालक। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। पुलिस और जेल दोनों 7वीं अनुसूची की डैश में हैं। अपशिष्ट विषय, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। पुलिस और जेल ये राज्य सूची का विषय है, सी है इसका आंसर। तो पुलिस और जेल दोनों ही 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में शामिल है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है प्रश्न, 3 स्टेटमेंट के साथ। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही होगा इसमें। देखिए हवा में PM 2.5 के स्तर के आधार पर 39 भारतीय शहर दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है, ठीक है। दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित में 39 भारतीय, और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली चौथे स्थान पर है, और ढाका जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय शहर है। देखिए बिल्कुल 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 39 तो भारत के ही हैं, पहला वाला करेक्ट है। और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में जो दिल्ली है वो चौथे स्थान पर है, और महानगरीय शहरों की बात करें तो दिल्ली प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ दिल्ली होना चाहिए ढाका की जगह। दिल्ली जो है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय शहर है, ना कि ढाका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, केवल एक और दो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कंपनी है IQ एयर, IQ एयर जो वायु गुणवत्ता सूचना प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर के जमीनी स्तर के निगरानी स्टेशनों द्वारा PM 2.5 डेटा का विश्लेषण करती है, और इस विश्लेषण के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार करती है कि इसे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है।
जो ये रिपोर्ट तैयार करती है उसे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट कहते हैं। और इस बार के रिपोर्ट के मुताबिक भारत अभी भी यानी वर्ष 2022 में गंभीर वायु प्रदूषण संकट का सामना कर रहा है। ठीक है, 22 तक है ये, दिसंबर 22 तक। और हवा में PM 2.5 के स्तर के आधार पर 39 भारतीय शहर हैं जो दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली चौथे स्थान पर है। और यह दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय शहर भी है। तो चौथा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। चौथा है, तीसरा है? तीसरा वाला गलत है। ठीक है, तो यहाँ 3 कर लेते हैं, छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मासिक धर्म अवकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, अभी PIL एक जनहित याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में जारी की गई थी इसको लेकर, मासिक धर्म अवकाश को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, तो इसलिए न्यूज़ में था। देखिए, मासिक धर्म अवकाश या अवधि अवकाश उन सभी नीतियों को संदर्भित करता है जो महिला कर्मचारियों तथा छात्राओं को मासिक धर्म के दर्द या परेशानी का अनुभव होने पर समय निकालने की अनुमति देती है। ठीक है, भारत में केवल तमिलनाडु और केरल महिलाओं को मासिक धर्म की छुट्टी देते हैं। देखिए, पहला वाला तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। तमिलनाडु केरल नहीं, बिहार और केरल है। तो केवल एक इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो मासिक धर्म अवकाश या अवधि अवकाश उन सभी नीतियों को संदर्भित करता है जो महिला कर्मचारियों अथवा छात्राओं को मासिक धर्म के दर्द या परेशानी का अनुभव होने पर समय निकालने की अनुमति देता है। और मासिक धर्म अवकाश नीतियों को इस दृष्टि से तैयार किया गया है कि यदि महिलाओं में ऐसे लक्षण हैं जो उनके कामकाज और उत्पादकता को बाधित कर सकते हैं तो उन्हें छुट्टी की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि अभी तक केवल 2 राज्य बिहार और केरल, न कि तमिलनाडु और केरल, महिलाओं को मासिक धर्म की छुट्टी देते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। मुद्दा क्या, दरअसल कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में मासिक धर्म के दौरान महिला कर्मचारियों और छात्राओं को अवकाश दिए जाने संबंधी एक जनहित याचिका यानी PIL दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। बिम्स्टेक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, आसियान हो गया। ठीक है, इसमें कितने मेंबर हैं ये सब पता होना चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो 3 स्टेटमेंट है यहाँ बिम्स्टेक के संबंध में। बिम्स्टेक का अंतर क्षेत्रीय व्यापार जो है आसियान की तुलना में बहुत अधिक है, पहला स्टेटमेंट यह है। और यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं और इंडोनेशिया भी बिम्स्टेक का सदस्य है। क्या भारत बिम्स्टेक का मेंबर है? जी हाँ, भारत बिम्स्टेक का मेंबर है। क्या चीन बिम्स्टेक का मेंबर है? नहीं, चीन बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। पाकिस्तान बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। इंडोनेशिया भी बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत कर दो, अपने को करेक्ट पूछना है। बिम्स्टेक का जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार है वो आसियान की तुलना में बहुत कम है, अधिक नहीं है। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। हाँ, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 3। तो बिम्स्टेक का अंतर क्षेत्रीय व्यापार 2021 में $70 बिलियन था, जो आसियान के 600 बिलियन डॉलर से बहुत कम है। ठीक है, और निर्यात की बात करें तो निर्यात भी 111 बिलियन से अधिक आसियान का। देखिए, यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थित 7 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। और वो सदस्य राष्ट्र कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो भी गलत हो गया, क्योंकि इंडोनेशिया इसका मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? ऑक्कुस AUKUS ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अमेरिका के बीच 2021 का रक्षा सौदा है और इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक ताकत को मजबूत करने के लिए ऑक्कुस साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए थे। और ऑक्कुस साझेदारी में ऑस्ट्रेलिया को केवल अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी की बिक्री शामिल है। बिल्कुल।
देखिए यहाँ पहला वाला स्टेटमेंट एयू, एयू का मतलब यहाँ संदर्भ करता है ऑस्ट्रेलिया को, तो ये तो सही है। और यूएस का मतलब अमेरिका को, ये भी सही है। लेकिन जो के है वो यूनाइटेड किंगडम के लिए है, वो के फ्रांस के लिए नहीं है। तो पहले वाले को गलत हटा दीजिए। बाकी दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हाँ सॉरी, चौथा वाला भी गलत है और तीसरा वाला भी गलत है, केवल पहला वाला, केवल दूसरा ही करेक्ट है यहाँ पर। तो सी है इसका आंसर। ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी ही मिलेगी ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑकस ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और यूएस के बीच 2021 का रक्षा सौदा है। तो पहला वाला सही नहीं है क्योंकि यूके है, फ्रांस नहीं है। इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक ताकत को मजबूत करने के लिए ऑकस साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। तीसरा वाला इनकरेक्ट है क्योंकि ऑकस साझेदारी न केवल ऑस्ट्रेलिया को अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी की बिक्री शामिल है, बल्कि एक नई पनडुब्बी वर्ग का भी विकास इसमें शामिल है, जिसे SSN ऑकस के रूप में जाना जाता है, जिसमें तीनों देशों की सर्वोत्तम तकनीकों और क्षमताओं को शामिल किया जाएगा। तो तीसरा वाला इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, अर्थव्यवस्था में संभावित उत्पादन या संभावित GDP शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि का वर्तमान स्तर, अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि का न्यूनतम टिकाऊ स्तर, अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि का अधिकतम टिकाऊ स्तर, या असीमित संसाधनों की प्राप्ति की जा सकने वाली आर्थिक गतिविधि का स्तर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि का अधिकतम टिकाऊ स्तर। तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधि के अधिकतम टिकाऊ स्तर का वर्णन करने के लिए संभावित उत्पादन या संभावित GDP शब्द का उपयोग करते हैं। देखिए, संभावित सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, संभावित श्रम बल में वृद्धि और संभावित श्रम उत्पादकता में वृद्धि से निर्धारित होती है। और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद एक मंदी में संभावित सकल घरेलू उत्पाद से कम हो जाता है जब कुल मांग कमजोर होती है। तो जब कुल मांग मजबूत होती है तो यह अस्थायी रूप से संभावित GDP से अधिक हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और संभावित सकल घरेलू उत्पाद एक साथ बढ़ने लगते हैं। इन सभी टेस्ट का PDF भी प्राप्त कर सकते हो, जो आपको मिलेगा पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। ये नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर, E-कोड परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 4 स्टेटमेंट है, केवल एक ही सही है इनमें। अदालतों में पूरे भारत में 5G तकनीक का बनाने की परियोजना या प्रौद्योगिकी से संबंधित विवादों के लिए समर्पित अधिक न्यायाधीशों को नियुक्त करने की परियोजना है ये, या जिला अदालतों के अभिलेखागार को डिजिटलाइज बनाने की परियोजना है, या पूरे भारत में जिला अदालतों को कंप्यूटरीकृत करने की परियोजना है? क्या है ये? E-कोड परियोजना पूरे भारत में जिला अदालतों को कंप्यूटरीकृत बनाने की परियोजना है। डी है इसका आंसर। तो E-कोड परियोजना जो है 2005 में शुरू की गई थी। भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है ये। इस परियोजना का उद्देश्य पूरे भारत में जिला अदालतों को यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो है कंप्यूटरीकृत करना है और न्यायिक कार्यवाही को तेज, कुशल और जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना है। इस परियोजना को कानून और न्याय मंत्रालय के साथ साझेदारी में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की इस समिति द्वारा प्रशासित किया गया है और वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट ने परियोजना के तीसरे चरण के लिए पर्याप्त धनराशि भी आवंटित की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग कमरे के तापमान के सुपर कंडक्टर की खोज से संभावित रूप से लाभान्वित हो सकता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग कमरे के तापमान के सुपर कंडक्टर की खोज से संभावित रूप से लाभान्वित हो सकता है? पहला, लंबी दूरी पर अधिक कुशल विद्युत संचरण। दूसरा, अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटर प्रोसेसर विकसित करना। तीसरा, अधिक शक्तिशाली और कॉम्पैक्ट MRI मशीनों का निर्माण। और चौथा, नए प्रकार के सौर सेल बनाना। इनमें से कौन कौन से अनुप्रयोग कमरे के तापमान के सुपर कंडक्टर की खोज से संभावित रूप से लाभान्वित हो सकते हैं? ये चारों के चारों हैं और डी है इसका आंसर। देखिए, एक कमरे के तापमान के सुपर कंडक्टर में ऊर्जा, चिकित्सा और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण व्यावहारिक अनुप्रयोग होंगे। उदाहरण के लिए, यह लंबी दूरी पर बिजली संचरण की दक्षता में काफ़ी सुधार कर सकता है, जिससे महत्वपूर्ण ऊर्जा बचत हो सकती है। इससे अल्ट्रा फास्ट
कंप्यूटर प्रोसेसर का भी विकास हो सकता है, जिसका वित्त से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक के उद्योगों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त एक कमरे के तापमान का सुपर कंडक्टर अधिक शक्तिशाली और कॉम्पैक्ट एमआरआई मशीनों के निर्माण को सक्षम कर सकता है, जिससे मेडिकल इमेजिंग की सटीकता और गति में सुधार हो सकता है। और इससे नए प्रकार के सौर सेल का विकास भी हो सकता है, जो अधिक कुशल और लागत प्रभावी है। इसलिए डी विकल्प करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य नरेंद्र देव, दयानंद सरस्वती, या इन तीनों ने मिलकर? इसका आंसर केवल ए होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय भारत में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1921 में। देखिए, मई 2022 में जब तक विश्व भारती सोसाइटी को एक संगठन के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था, इसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो खुली शिक्षा में विश्वास करते थे वो, और उन्होंने विश्वविद्यालय में उस प्रणाली को पेश किया जो आज तक प्रचलित है। यूनेस्को के अनुसार वर्ष 1922 में विश्व भारती का उद्घाटन कला, भाषा और मानविकी, संगीत में अन्वेषण के साथ एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में किया गया। और आज उन विभिन्न संस्थानों में परिलक्षित होता है ये, जो अपने शैक्षिक कार्यक्रमों में हिंदी का अध्ययन सहित चीन एशियाई अध्ययन, मानविकी, ललित कला और संगीत का अध्ययन जारी रखे हैं। देखिए, कुछ अगर लगता है आपको तो इनको, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है आपको पीडीएफ से अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। देखिए, यह संस्कृति और संस्कृति अध्ययन में उत्कृष्टता के संस्थापक सिद्धांतों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य है इनमें से लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लघु व्यवसाय उद्यमों के लिए 10 लाख रुपए तक संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान करती है। और यह ऋण देने वाले सदस्य संस्थानों यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए, इस ऋण का उपयोग विनिर्माण से व्यापार, सेवा क्षेत्र और कृषि में आय अर्जक गतिविधियों हेतु किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 ऋण प्रदान किए जाते हैं: शिशु ऋण, किशोर ऋण, तरुण ऋण। शिशु में 50,000 रुपये तक का ऋण है, किशोर में 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए के बीच का ऋण है, और तरुण में 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच का ऋण है। स्टेटमेंट बनाकर एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। NCST यानी नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही है? यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक या वैधानिक है। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में अनुच्छेद 338 में संशोधन करके हुई थी, और यह संशोधन हुआ 89वां संविधान संशोधन 2003, और इसमें एक नया अध्याय जोड़ा गया संविधान में, वो बना 338 का ए। और इस आयोग में एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। क्या ये बात सत्य है? ये वाली बात करेक्ट है। ये पहला संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अनुच्छेद 338 के ए में आ गई तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई। सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की बात करेंगे, उद्देश्य की बात करेंगे, संरचना की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग वर्ष 2004 में अनुच्छेद 338 में संशोधन करके, और ये संशोधन हुआ 89वां संविधान संशोधन 2003, 338 ए जोड़ा गया, इसलिए हो गई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उद्देश्य क्या है? NCST को संविधान के अनुच्छेद 338 ए के तहत वर्तमान में प्रभावी किसी कानून या सरकार के किसी अन्य आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी का अधिकार दिया गया है। और NCST यह आकलन करने के लिए भी अधिकृत है कि ये सुरक्षा उपाय कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। संरचना की बात करें तो इसमें एक होता है अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 3 होते हैं अन्य सदस्य, जिन्हें राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत अधिपत्र द्वारा नियुक्त करते हैं। इसमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य 3 सदस्यों की बात करें
तो वो 3 वर्ष की अवधि के लिए जो है पद धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? चंद्रशेखर आजाद, विनायक दामोदर सावरकर, रास बिहारी बोस या सुभाष चंद्र बोस? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए, पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम जो है परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा गया है हाल ही में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर नेताजी को समर्पित एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाएगा। ठीक है, आपको ना याद हो तो 2018 में भारत के प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार के राजद्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा था। वहाँ एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाएगा। पराक्रम दिवस स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। देखिए, आपको याद हो तो वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राजद्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस किया था, और नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप किया था, और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप किया था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। स्वेज कैनाल, स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन दो सागर को आपस में जोड़ती है? सागरों को जोड़ती है, महाद्वीपों को अलग करती है? किन दो सागरों को जोड़ती है? ये जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो स्वेज नहर एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है, यानी वाटरवे है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी को लाल सागर यानी रेड सी से जोड़ती है, और यह अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। इसको भी याद रखिएगा। यह एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करती है। और क्या है, यह विश्व की सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली शिपिंग लाइन है, जिसमें विश्व के कुल व्यापार का 12% से अधिक का व्यापार होता है। इम्पोर्टेंट, इस नहर की लंबाई 162 किलोमीटर है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, यह अलग से भी एग्जाम में पूछी गई है कि इस नहर के दोनों छोर पर पत्तन है। ठीक है, जो इसका दक्षिणी छोर है, ये जो दक्षिणी छोर है, इस पर जो पत्तन स्थित है उसका नाम है पोर्ट स्वेज, और जो इसका उत्तरी छोर है, इस पर जो पत्तन स्थित है, इसका नाम है पोर्ट सईद। तो उत्तरी छोर पर जो पत्तन है उसका नाम पोर्ट सईद है, दक्षिणी छोर पर है उसका पोर्ट सईद है। इसको उल्टा फुल्टा करके पूछ लेते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखने की 3 चीज़ें इसमें, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ रही है, अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग कर रही है, 162 किलोमीटर लंबी है, इसके दोनों छोर पर पत्तन, उत्तरी पत्तन का नाम पोर्ट सईद, दक्षिणी पत्तन का नाम पोर्ट स्वेज। तो 15 प्रश्न ऐड किए गए थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।